बच्चों, आज से हम क्लास 6 का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है कैसे पता करें कब क्या हुआ था, अर्थात इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था इतिहास की पढ़ाई हमें किस तरह से करनी है, कहां से शुरू करना है और हमें क्या क्या पढ़ना है। आज से हम कक्षा 6 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप कक्षा 6 से लेकर 12 तक की किताब को बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप अगर किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलग से पढ़ना नहीं होगा, लेकिन आपको किताब को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जब हम लोग पढ़ते थे, हम क्या करते थे, किताब को पढ़ लिया, उसके बाद पीछे जो अभ्यास प्रश्न दिए होते हैं उनको पढ़ लेते थे और उससे पास हो जाते थे। आपको पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना है। तो इसलिए हमें किताब के हर लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इनमें इतना कुछ मटेरियल दिया हुआ है, अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इसी से हमारी जनरल कंपटीशन की तैयारी बड़े आसान से हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैंने इसलिए आपका काम इजी करने के लिए मैंने इस पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। हमारा पार्ट है कैसा पता करें कब क्या हुआ था, यानी हमारे अतीत में क्या हुआ था, किस तरह के लोग थे, किस तरह के उनके व्यापारिक संबंध थे, किस तरह वे खेती करते थे, यानी इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या है। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया और सबसे बड़ी बात, मैंने इनको छोटे छोटे प्रश्न में डिवाइड कर दिया जिससे कि आपको इजी हो समझने के लिए। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो हमारे सामने यही आ जाता है। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं और आपकी क्लास में कोई आ जाता है, आपसे पूछ लेता है क्या पढ़ रहे हो, इतिहास पढ़ रहे हैं। तो पहला सवाल जो उनके दिमाग में आएगा यही आता है कि इतिहास है क्या। आपसे कोई पूछ सकता है कि इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास से हमारा मतलब है इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। यानी बीते हुए समय में क्या हुआ, किस तरह के लोग थे, क्या उनके साधन थे, क्या काम वे करते थे, उसका एक साधन है इतिहास जानने का। तो अगर आपसे कोई प्रश्न भी पूछ लेता है इतिहास क्या है, तो इतिहास बीते हुए समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। तो ये प्रश्न आपको तैयार करना है। दूसरा प्रश्न मैंने बताया था, इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जिस तरह से स्रोत प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर हमने इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया। दूसरा प्रश्न है, इतिहासकारों ने अतीत को कितने भागों में बांटा है। तो इतिहासकारों ने 3 भागों में अतीत को बांटा। सबसे पहला है हमारा पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा हमारा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल। अब बात करते हैं पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल की, यानी कि उस टाइम पर मनुष्य पे लिखना पढ़ना नहीं आता था। उस काल को, वह समय जिसके बारे में कोई लिखित सामग्री हमारे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उनके पास लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो उसकी कोई भी सामग्री हमारे पास नहीं है। दूसरा काल जो आता है वो आद्य ऐतिहासिक काल आता है। उस टाइम पढ़ना तो आता था, लिखित साक्ष्य भी उनके मिले हैं, लेकिन उन लिखित साक्ष्यों को नहीं पढ़ा गया। तो ये दूसरा काल हमारा हो गया। उसके बाद बात करते हैं, तीसरा था हमारा ऐतिहासिक काल, यानी जिस काल की लिखित सामग्री की जानकारी मिली है और उसे पढ़ा भी गया है। सामग्री की जानकारी मिली, लिखित सामग्री थी, उन पे लिखना पढ़ना आता था और उसको हमने पढ़ भी लिया, समझ भी लिया कि वे क्या कहना चाहते थे। तो हमने इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया, पूर्व यानी प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब बात करते हैं पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल की। जब उस काल में लोगों पर लिखना पढ़ना नहीं आता था, तब फिर पता कैसा चला कि वे लोग क्या करते थे, किस तरह खाते थे, किस तरह पहनते थे, तो उसकी जानकारी हमें किस तरह से मिली। अगला प्रश्न हमारा यही होता है कि प्राक ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो प्राक ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें कैसे मिलेगी, जमीन के अंदर खुदाई होगी, खुदाई होने पर उनके बर्तन, वे कुछ तो बर्तन यूज करते होंगे, मिट्टी के बर्तन यूज करते हैं, किस तरह के बर्तन यूज करते हैं। जब जमीन के अंदर खुदाई की गई तो मिट्टी के बर्तन मिले, इसी तरह से उनके खिलौने मिले, उनके बच्चे खेलते भी होंगे जिस तरह से आपके बच्चे खेलते हैं,
कोई प्लास्टिक की ट्रक होता है, इस तरह के होते हैं खिलौने, लेकिन उस टाइम ऐसे खिलौने नहीं होते थे, लेकिन वे अपने अनुसार अपने खेलने के वे खिलौने बना लेते थे। तो इस तरह के खिलौने मिले और इसके साथ साथ खिलौने के साथ साथ हथियार मिले, उनके औजार, हथियार और औजार मिले, जिन्हें पुरातत्ववेत्ता ने खोजा। जो पुरातत्ववेत्ता हैं उन्होंने उनको खोजा और उनके आधार पर हमें प्राक ऐतिहासिक काल की जानकारी मिली। उनके बर्तनों के आधार पर, उनके खिलौनों के आधार पर, उनके हथियारों के आधार पर, किस तरह के हथियार, कृषि यंत्र किस तरह के वे करते थे, वे सब हमारी ये प्राक ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें उससे मिली। अब यहां पर एक प्रश्न आ जाता है, मैंने यहां पे लिखा कि जिन्हें पुरातत्ववेत्ता खोजते हैं। अब ये पुरातत्ववेत्ता कौन होते हैं? देखिए, खोज तो कोई भी सकता है, किसी को भी कोई मिट्टी का बर्तन मिल सकता है, लेकिन सबको उसकी पूरी जानकारी नहीं होती, ये किस काल का है, किस तरह का है, तो इसके लिए अलग से पढ़ाई पढ़ी जाती है उसे पूरा। तो देखिए, इसका एक प्रश्न है, पुरातत्व या पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं? पुरातत्व का मतलब प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुएं, निर्मित मंदिरों और इमारतों। देखिए, हमें कोई मंदिर मिल गया, पुराना कोई मंदिर है, खंडर में बना, तब्दील हो गया, तो हम उसके बारे में जानकारी नहीं कर सकते। या कोई इमारत मिल गई, हमारे लिए वो एक नॉर्मल इमारत है, टूटी फूटी खंडर इमारत है, लेकिन जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं वे उस इमारत के बारे में जानकारी निकालते हैं, किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की ईंटें लगी हुई हैं, किस तरह का मटेरियल इसमें लगा हुआ है, किस तरह से बनाई गई, कितने साल पहले बनाई गई। तो ये काम होता है पुरातत्ववेत्ता का। तो प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन, जो इनके अवशेषों का अध्ययन करते हैं वो पुरातत्व कहलाता है, और जो अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। तो हमें यह भी पता होना चाहिए पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं या इनके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इनके अध्ययन को पुरातत्व कहते हैं। तो ये हमारी बात हुई प्राक ऐतिहासिक काल की। अब बात करते हैं दूसरा हमारा काल था आद्य ऐतिहासिक काल। अब प्राक ऐतिहासिक काल की जानकारी तो हमें मिल गई, वहां के मंदिर मिले, वहां की इमारतें मिली, वहां की मंदिर मिले, उनके खिलौने मिले, उनके हथियार मिले, उनसे हमने जानकारी कर ली। अब बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें कैसे मिलेगी? आद्य ऐतिहासिक काल में उन पर लिखना पढ़ना तो आ गया था, भले उनकी लिपि कोई और थी, हमें नहीं पता, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन उस टाइम कागज का भी आविष्कार नहीं हुआ था, तो वे कोई ना कोई तो तरीका अपनाते होंगे, कहीं दीवारों पर लिखते होंगे, कहीं कुछ ना कुछ करते होंगे, तो उसकी जानकारी हमें मिलती है। आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, स्तंभ लेख और शिलालेखों से मिलती है। यानी आद्य ऐतिहासिक काल की जो जानकारी जुटाई गई, जो स्रोत है आद्य ऐतिहासिक काल के, वे ताड़पत्र हैं, भोजपत्र हैं, ताम्रपत्र हैं, स्तंभ लेख हैं और शिलालेख हैं। अब बात करते हैं ताड़पत्र। देखो, जब मैंने बताया ताड़पत्र, तो हमें पता भी होना चाहिए कि ताड़पत्र आखिर होता क्या है। ताड़ एक वृक्ष होता है, बहुत बड़ा वृक्ष होता है, और उसके बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं। तो वे क्या काम करते थे, कागज का आविष्कार तब तक नहीं हुआ था, तो वे उसके बड़े बड़े पत्तों पर लिखते थे, अपनी लिपि में लिखते थे, संकेत बनाते थे, तो उन्हें कहते थे ताड़पत्र। यानी ताड़पत्र से हमारा मतलब है ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते, उन पर वे लिखते थे। दूसरा है भोजपत्र। देखिए, भोजपत्र का भी हमें पता होना चाहिए, हमने किताबों में पढ़ा है, भोजपत्र मिले, इस तरह के मिले। तो ये होता है, भुर्ज नामक एक पेड़ होती है, उसकी छाल पर लिखा जाता है, उसकी छाल उतार ली जाती है ऊपर से, और उस पर वे लिखते थे, भुर्ज नामक पेड़ पर। उसके बाद उन्होंने तांबे का आविष्कार कर लिया, धातु का आविष्कार उन्होंने शुरू कर लिया। उसके बाद उन्होंने तांबे की पतली पतली पत्ती बनानी शुरू कर दी और उन पर लिखना शुरू किया, तो उसे ताम्रपत्र कहते थे। तो वो ताम्रपत्र क्या होगा? तांबे के पतले और चपटे टुकड़े। अब बात करते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ लेख का मतलब पत्थर के बड़े बड़े खंभे लगा दिए और उसके ऊपर उन्होंने अपनी लिपि में लिख दिया, तो उनको कहते थे स्तंभ लेख। तो जगह जगह पर स्तंभ लेख भी मिले हैं। इसके साथ साथ शिला लेख भी मिले हैं, जो पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, उन पर उन्होंने लेख लिख दिए, अपने निशान बना दिए, तो उनसे भी हमें
आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। तो आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें ताड़पत्र से मिलती है, भोजपत्र से मिलती है, ताम्रपत्र से मिलती है, स्तंभलेख से मिलती है और शिलालेख से मिलती है। हमें पता होना चाहिए ताड़पत्र क्या है, भोजपत्र क्या है, ताम्रपत्र क्या है। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा, हम किताब पढ़ते हैं, हालांकि हम भी आपसे पहले जब 6th 7th 8th में थे, हम भी केवल क्या करते थे, किताब को पढ़ लिया मोटा मोटा और पीछे के अभ्यास प्रश्न कर लिए और उसको देकर पेपर दे दिया। अगर आप केवल पास होने के लिए करेंगे तो आपको पीछे के अभ्यास प्रश्नों से ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें तो उसके लिए आपको एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। और ये भी पक्का है कि आपको 6 से लेकर 12 तक की बुक्स ही पढ़नी है, इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं आएगा, लेकिन इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसीलिए मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अब बात करते हैं, तीसरा काल हमारा आता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल के पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं? ऐतिहासिक काल के जो पुरातात्विक स्रोत हैं, यानी जिनसे हमें ऐतिहासिक काल की जानकारी मिली, सबसे पहले तो उसमें अभिलेख मिलते हैं, जगह जगह अभिलेख पाए गए, उनसे भी हमें जानकारी मिली। जैसे अशोक का रुमिनदई अभिलेख पाया गया, उससे हमें जानकारी मिली कि उस टाइम अशोक का शासन किस तरह से था। तो अशोक ने एक अभिलेख लिखा जिसका नाम अशोक का रुमिनदई अभिलेख, उसकी लिपि है, देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो उसकी लिपि भी आपको समझ जाएगी, अशोक का रुमिनदई अभिलेख। अब इसी से संबंधित हमारे प्रश्न हो सकते हैं। पहला प्रश्न, जैसे रुमिनदई अभिलेख से किस शासक के बारे में पता चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी प्रतियोगिता परीक्षा में आ जाता है कि अशोक ने कौन सा अभिलेख मिला, तो रुमिनदई अभिलेख उसका मिला और किस शासक का है, ये सम्राट अशोक के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। ये मिला कहां से है? अगला प्रश्न आपका ये भी हो सकता है कि रुमिनदई अभिलेख जो है वो कहां से मिला है। तो रुमिनदई जो अभिलेख है वो आपका नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर मिला है। देखिए इससे हमारा पता चलता है कि सम्राट अशोक का शासन नेपाल तक फैला हुआ था। अगर मान लीजिए रुमिनदई अभिलेख मिला है नेपाल के लुम्बिनी में, तो जाहिर सी बात है लुम्बिनी में भी सम्राट अशोक का शासन था। तो इससे हमें पता चलता है उसके शासन के बारे में। दूसरा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आ सकता है, देखिए अब हमारे हिंदी में हम लिखते हैं, हिंदी की लिपि जो होती है देवनागरी लिपि होती है, लेकिन जो रुमिनदई अभिलेख था उसकी लिपि क्या थी, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रुमिनदई अभिलेख जो है उसकी लिपि ब्राह्मी लिपि थी, ये भी आपको याद रखना है। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि। और एक प्रश्न और, रुमिनदई अभिलेख में अशोक ने क्या घोषणा की थी? तो जो रुमिनदई अभिलेख था उसमें सम्राट अशोक ने घोषणा की थी कि जो लुम्बिनी है नेपाल में, वहां पर फसल का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। देखिए अभिलेख में लिखा हुआ है कि 8वां भाग फसल का, मान लीजिए आप किसी के यहां 8 कुंटल अनाज हुआ, तो उसमें 1 कुंटल जो अनाज है वो कर के रूप में लिया जाएगा। तो उससे हमें उस समय की कर व्यवस्था के बारे में पता चलता है, किस तरह की कर व्यवस्था वहां पर थी। तो ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि रुमिनदई अभिलेख में अशोक ने क्या घोषणा की थी। तो आपको पता होना चाहिए रुमिनदई अभिलेख जो है, जो लुम्बिनी में मिला था, सम्राट अशोक ने उसमें लिखा था कि जो आपके यहां फसल होगी उसका 8वां भाग आपको कर के रूप में देना होगा। अब देखिए पहला तो ऐतिहासिक काल के पुरातात्विक स्रोत, देखिए 2 तरह के स्रोत होते हैं ऐतिहासिक काल के, एक तो होते हैं पुरातात्विक स्रोत और दूसरे होते हैं आपके साहित्यिक स्रोत। इस पार्ट में क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगी इसलिए हमने पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया। इसमें हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम साहित्यिक स्रोत के बारे में जानेंगे। इसी पार्ट की मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। दूसरा अभिलेख हो गया, उसके बाद सिक्के और मोहरे मिली हैं, जगह जगह सिक्के और मोहरे मिली हैं। जब सिक्के मिलते हैं तो उससे पता चलता है शासक उस टाइम कौन था, क्योंकि उसमें सिक्कों में ज्यादातर शासक का नाम लिखा होता है। शासक का नाम लिखा होता है, उसमें समय भी लिखा होता है कि ये सिक्का कब बना था, तो समय का भी पता चल जाता है। इसके साथ साथ सिक्के की बनावट से पता चल जाता है उस टाइम सिक्कों की बनावट किस तरह थी, और उसकी धातु को देखकर ये पता चल सकता है कि उस टाइम किस धातु का प्रचलन
ज्यादा था तो सिक्के मिले हैं, और सिक्के के साथ साथ उनमें तस्वीर भी बनी होती है, तस्वीर भी बनी होती है। जैसे गुप्तकालीन सिक्के आपके चले थे, तो गुप्तकालीन सिक्कों पर एक सम्राट घोड़े पर सवार दिखाया गया। तो गुप्तकालीन, देखिए इसमें एक प्रश्न है, गुप्तकालीन सिक्कों से क्या पता चलता है? तो गुप्त शासक थे एक कुमारगुप्त प्रथम, तो उसमें गुप्तकालीन जो सिक्के थे उनमें कुमारगुप्त प्रथम को घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया। तो घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया, तो इससे क्या पता चला कि कुमारगुप्त अच्छे घुड़सवार थे। तो ये प्रश्न भी आपका बन सकता है, गुप्तकालीन सिक्कों से क्या पता चलता है? तो गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को घुड़सवारी करते दिखाया गया, जिससे पता चलता है कि वह अच्छे घुड़सवार थे। तो अभिलेख मिल गए, ऐतिहासिक उसमें पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख के साथ साथ सिक्के मिल गए, मोहरे मिल गए, और इसके साथ साथ जगह जगह पुरातात्विक स्थल मिले हैं। जैसे धोलावीरा मिला, पुरातात्विक स्थल है। तो उससे हमें हड़प्पा कालीन नगर निर्माण का पता चलता है कि हड़प्पा जो हमारी सभ्यता थी, पूरा का नगर मिला है गुजरात में, धोलावीरा। तो उसको देखकर, वहां पर उनकी जो बिल्डिंग है उनकी बनावट को देखकर, उसकी नगर व्यवस्था को देखकर, उनकी जल निकासी प्रणाली को देखकर पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता हमारी कितनी विकसित थी, किस तरह के नगर मकान वहां पर बनते थे, पानी की व्यवस्था किस तरह थी, निकासी की व्यवस्था किस तरह थी। तो धोलावीरा पुरातात्विक स्थल मिला। इसके साथ साथ स्तूप भी मिले, स्तूप जो सारनाथ में मिला, स्तूप, उनसे भी हमें पता चलता है कि उस टाइम किस तरह का प्रचलन था, किस तरह की कर व्यवस्था थी। तो ये हमारे ऐतिहासिक काल के पुरातात्विक स्रोत हैं, जिसमें अभिलेख है, सिक्के और मोहरे हैं। धोलावीरा पुरातात्विक स्थल है, तो धोलावीरा मैंने केवल नाम लिखा है, कालीबंगा भी है, इस तरह के कई हैं। स्तूप मिले हैं। अब देखिए इस तरह का एक प्रश्न होता है, और इसके साथ साथ देखिए हड़प्पा सभ्यता में सिक्के चल रहे हैं, मोहरे चल रहे हैं, और वे मेसोपोटामिया में मिले। हड़प्पा सभ्यता के सिक्के मेसोपोटामिया में मिले। अब इससे हमें क्या पता चलता है? हड़प्पा एक जगह के सिक्के दूसरी जगह सिक्के मिल रहे हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ रुपया चलता है, और रुपया जाकर अमेरिका में मिल जाएगी। मान लीजिए अब से 200, 400, 500 साल बाद यहाँ की सभ्यताएं सब नष्ट हो जाएंगी। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है समय के साथ। तो अगर एक जगह के सिक्के दूसरी जगह मिल रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि इन दोनों के बीच में कभी व्यापार होता होगा। तो एक प्रश्न ये भी है हमारा, हड़प्पा कालीन मोहरे मेसोपोटामिया में मिलने से क्या पता चलता है? तो इससे सीधा सा पता चलता है, इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार जो था वो मेसोपोटामिया से होता था। अगर मान लीजिए अगर मेसोपोटामिया में हड़प्पा के सिक्के मिल रहे हैं, या हड़प्पा में मेसोपोटामिया के सिक्के मिल रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता का मान लीजिए धोलावीरा है, धोलावीरा में मेसोपोटामिया के सिक्के हमें मिल गए, तो सीधी सी बात है कि हम आइडिया लगा देंगे कि दो हड़प्पा में और मेसोपोटामिया में आपस में व्यापार भी चलता था। जैसे अब अलग अलग देशों से व्यापार चलता है, तो इसी तरह से तब भी व्यापार चलता था। तो धोलावीरा से क्या साक्ष्य मिले हैं? जो धोलावीरा से साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना के बारे में पता चला कि नगर निर्माण योजनाओं की किस तरह की स्थिति, जल निकास प्रबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उससे जल निकास प्रबंध के भी पता चला है। और इसके साथ साथ देखिए सारनाथ में एक स्तूप मिला, ये भी इंपोर्टेंट है, जो सारनाथ में स्तूप मिला, अशोक ने बनवाया था ये। तो इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारनाथ स्तूप को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको दूसरा नाम इसका धमेक स्तूप, बहुत महत्वपूर्ण है इसका दूसरा नाम, क्योंकि अगर आप बुक पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा, इसका दूसरा नाम धमेक स्तूप भी है, सारनाथ के स्तूप को। क्योंकि बहुत सी बार क्वेश्चन को कंफ्यूजिंग करने के लिए सारनाथ का स्तूप ना लिखकर लिख देंगे धमेक स्तूप किसने बनवाया। तो आप अगर आपने सारनाथ स्तूप पढ़ रखा है और आपने पढ़ रखा है सम्राट अशोक ने बनवाया, तो धमेक स्तूप का नाम आते ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो धमेक स्तूप सारनाथ स्तूप का ही दूसरा नाम है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सारनाथ स्तूप का निर्माण किसने करवाया?
ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सारनाथ स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। ज्यादातर ये अशोक बहुत महान सम्राट थे, उन्होंने कराया था। और देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में ही दिया था। ये प्रश्न भी आप याद कर लीजिए, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहां दिया था, तो वो भी सारनाथ में ही दिया था। तो इस तरह से इस चैप्टर के हमने पुरातात्विक स्रोत के बारे में आज पढ़ा। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसलिए मैंने प्रश्नों के रूप में इनको कन्वर्ट किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनके प्रश्न भी उतार सकते हैं। इनको आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट लेकर इन प्रश्नों को उतार लीजिए। नोट्स बनाने में भी आपको इजी होगी। अगर आप क्लास 6 में पढ़ रहे हैं तो आपको प्रश्न उतारने में, अगर आपने ये प्रश्न कर लिए तो आपको पीछे के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको करने में बहुत आसानी होगी और हो सकता है आपको उनको करने की आवश्यकता ना पड़े। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो साहित्यिक स्रोत मिले हैं उनसे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये हमारा पार्ट 1 है। जल्द ही हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और नेक्स्ट पार्ट जो हमारा साहित्यिक स्रोत होगा उसका इंतजार करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। साहित्यिक स्रोत उसमें कवर हो जाएगा। धन्यवाद।